ॲक्च्युली बजेट दरवर्षी ज्याप्रमाणे सादर केलं जाते, आपल्या ज्या अर्थमंत्री आहेत श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी जे बजेट सादर केलेलं आहे, बी जे पीची गव्हर्नमेंट असताना हे तिसऱ्यांदा त्या गव्हर्नमेंटचं बजेट आलेलं आहे. त्याचे खूप काही तर डिटेल अजून वाचण्यात आलेलं नाही, कारण ते हल्लीच आलेलं आहे. परंतु आम्ही गोल्ड ज्वेलरीचा व्यवसाय करतो, त्याच्या संदर्भात जे न्यूज आलेली आहे त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की कालपर्यंत बाजारामध्ये 73,000चा जवळपास भाव होता, आणि आज बजेट आल्यामुळे गव्हर्नमेंटने जी काय इम्पोर्ट ड्युटी कमी केलेली आहे गोल्डवरती, तर त्याचा सरळ एक साधारण 3,000 रुपये तोळ्याच्या पाठीमागे एक इफेक्ट आलेला आहे. तर मला असं वाटतं की साधारण कुठल्याही कॅटेगरीचा व्यक्ती किंवा मिडल क्लास किंवा कुठलाही व्यक्ती हा ज्याला कोणाला सध्या हे खरेदी करायची आहे त्याचे सरसकट 3,000 रुपये एका तोळ्याच्या पाठीमागे वाचणार आहे. तर माझं हेच म्हणणं आहे की प्रत्येकाने ही एक सुवर्ण संधी आहे, कारण हा पुढे सण वगैरे सुरू होतील, आपले दिवाळी आहे, दसरा आहे, त्या दरम्यान हा रेट नक्की तुमचा 70,000 75,000पर्यंत जाणार आहे. त्याच्यामुळे मी एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून या बजेटकडे पाहतो आहे, आणि प्रत्येकाने याच पद्धतीने एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून ज्याला कोणाला गोल्डची खरेदी करायची आहे त्यांनी ह्या सुवर्णसंधीचा फायदा हा त्वरित घ्यायला पाहिजे. एवढंच सध्या माझं सांगणं आहे. हे बजेट जे आहे, हे बजेट मला असं वाटतं की हा देशाचा बजेट नसून फक्त बिहार आणि आंध्र प्रदेश आणि नॉर्थ ईस्ट एरियाकरताच हा बजेट तयार केलेला आहे. या बजेटमध्ये कुठल्याही दुसऱ्या राज्याकरता कुठल्याही प्रकारची तरतूद केली नाही आहे. आपण बघितलं, आपल्या महाराष्ट्राचा नावाचा उल्लेखसुद्धा या बजेटमध्ये झालेला नाही आहे. यावरून सगळ्या गोष्टी असं वाटतं की हा देशाचा बजेट नाही आहे. हा एक प्रश्न. दुसरी गोष्ट अशी आहे, माझं मत असं आहे की हा बजेट गोरगरीब दलित या लोकांकरता नसून फक्त श्रीमंत लोकांकरता आहे. आपण बघितलं असेल की त्यांनी स्वस्त काय केलं आहे, तर त्यांनी सोनं स्वस्त केलं आहे, परंतु इकडे प्लास्टिकच्या उत्पादनावरती त्यांनी कर वाढवलेला आहे. म्हणजेच ते काय आहे की श्रीमंताकरता हा बजेट तयार केलेला आहे, गरिबाकरता नाही आहे, असं माझं मत आहे. अभी हमारे साथ मौजूद है जेएम मोटर्स के डायरेक्टर जोगेंद्र मोहने साहब. इनको हम लोग पूछेंगे कि इस साल का जो बजट आया है, यूनियन बजट, जो कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया संसद में, उसके बारे में इनका जो व्यवसाय है, जो ईवीज़ में जो डील करते हैं, उसमें इनको कितना लाभ हुआ है और गवर्नमेंट को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए इस बारे में कि ईवी को और बढ़ावा मिले. सर, आपको क्या लगता है कि ये जो ईवी में अभी इस बजट में जो ईवी के लिए जो फंड्स दिए गए हैं वो काफ़ी है, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने और कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए फंड्स के लिए भी? इस बार का मैंने जब बजट देखा तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थे, पर इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बार का बजट गवर्नमेंट ने ईवी के लिए काफ़ी अच्छा ये किया है. जो मैंने एक देखा कि गवर्नमेंट सब्सिडी काफ़ी अच्छी दे रही है. सब्सिडी की वजह से लोगों में एक उत्साह निर्माण हो रहा है कि हमें अभी पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़्यादा अभी अग्रसर होना चाहिए. और एक खासियत है कि जो भी कंपनी अभी लॉन्च कर रही है ईवी में, सबसे पहले गवर्नमेंट देख रही है कि अगर आरटीओ में अगर इनको सब्सिडी अगर दे रहे हैं तो इन्हें के कम से कम प्राइस में गवर्नमेंट ना पोल्यूशन होना चाहिए और मार्केट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चलना चाहिए. इसके लिए उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव इन्होंने ये किया है. तो मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे कस्टमर का भी इंटेंशन चेंज होते जा रहा है और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक में वो बढ़ावा दे रहे हैं. सर, जितने लोगों से मैं मिला हूँ या जितने फील्ड पे मैं जाता हूँ, मेरे को कई लोगों की एक शिकायत होती है कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो बड़ी अच्छी, पर समस्या तब आती है जब अगर तो हमारे पास में पेट्रोल या डीजल वाली कोई गाड़ी है तो हम लोगों को हर एक चौक में पेट्रोल पंप मिल जाता है, बट जब हमारे पास में ईवी है तो अगर तो वो रास्ते में कहीं पे बंद हो जाती है या बैटरी डाउन हो जाती है तो हमको वो या तो घर पे लाना पड़ता है या किसी से हेल्प मांगना पड़ता है. अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो घर ही लाना पड़ता है. तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने एक ध्यान देना चाहिए कि जब हमें ईवी में जो प्रोत्साहन मिल रहा है, क्या जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल सभी जनों ने परचेस करना चाहिए, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लेना चाहिए. क्या मुझे जैसे पेट्रोल पंप हमारे को 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे अगर मिल रहा है तो क्यों ना इसी तरीके का चार्जिंग स्टेशन भी हमें चालू कर देना चाहिए.
ताकि बिजनेस प्लस एक गवर्नमेंट इनका अगर सपोर्ट रहा तो मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के इसमें अगर मिलता है तो 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर भी सबसे ज़्यादा सेल हो सकता है। पर अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट तो कर रही है लेकिन एक चीज़ की तरफ ध्यान दे रही है और दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने इस तरफ अगर ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट में और सब कुछ अच्छा हो सकता है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर, आपका भी समय ज़्यादा नहीं लूँगा। सर, पिछले जब बजट में गवर्नमेंट ने एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई थी, तो आपको लगता है कि वो ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट हुई है ठीक से या नहीं? मुझे लगता है कि जैसे अभी ग्राउंड लेवल पे जब स्वैपिंग स्टेशन का गवर्नमेंट ने तो ये किया था, पुढ़ाकार लिया था, लेकिन उसका जो कॉस्टिंग है काफ़ी महंगा पड़ रहा है कंपनी को। तो अगर 50% अगर गवर्नमेंट पे करके और 50% कंपनी अगर सपोर्ट करके अगर करते हैं तो ये स्वैपिंग स्टेशन प्लस चार्जिंग स्टेशन अगर ये दोनों मिल के अगर काम होता है तो मुझे लगता है कि हमारे कस्टमर को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और गवर्नमेंट को भी जो चाहिए था कि विदाउट पोल्यूशंस मार्केट में होना चाहिए उस तरीके से कि नहीं हो सकता है अपने। तो ये थे जेएम मोटर्स के डायरेक्टर मोहने सर। उन्होंने हमसे बहुत सी चीज़ें साझा की, बहुत सी चीज़ें हमें बताई कि किस तरीके से ये सब चीज़ें वर्क करती है। मैं सोचूंगा कि गवर्नमेंट ने और थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना चाहिए और ईवी को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हमारे साथ अभी मौजूद है जाने माने सीए और मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच नागपुर के प्रणव कुमार लिमजा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट नील कनेर साहब। इनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि सब सेक्टर्स के लोगों को, बेस्ट जो लोग हैं उनको यहाँ पे आपके सामने लाए और आपके जो सवाल है वो इनसे हम लोग पूछे। तो सबसे पहले मैं प्रणव सर से पूछना चाहूँगा, सर आपको क्या लगता है कि जैसा ये बजट आया है उसके ओवरव्यू में आपको क्या लगता है कि क्या बेटर हो सकता था कि ये बजट एकदम बेस्ट है? आई डू थिंक ये बहुत ही अच्छा बजट है क्योंकि हुआ ऐसा है, इसके पहले जितने भी सारे बजट थे उसके ऊपर में ना एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में ज़्यादा फोकस था। बट व्हाट हैपेंड दिस टाइम कि ये एक तो थर्ड बजट है मोदी गवर्नमेंट का और वो पहला ही साल है, तो 5 साल और अपने पास में बाकी है। उसके अलावा अपन अगर बात करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में बात चल रही है। तो स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में यानी हम लोगों को क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग तो अपने पास में आते हैं, लेकिन आने के बाद में ये पता चलता है कि उनको वहाँ पे ऑन द स्पॉट हम लोगों को जॉब के साथ में स्किल डेवलप कराना पड़ता है। नाउ गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट, राइट। तो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इज वेरी नाइस एंड आई डू थिंक दैट इट इज अ वेरी नाइस बजट दिस टाइम। ओके सर, सेम क्वेश्चन आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि ये जो बजट था उसका ओवरव्यू आपके माइंड में कैसा लगा? सर, ओवरव्यू तो ऐसा है कि मुझे कहीं ना कहीं नहीं पटा ये बजट। मुझे ऐसा लगता है कि और बेहतर हो सकता था। सबसे पहला मुद्दा है कि जो टैक्स रेजिम जो नया आया है वो कहीं ना कहीं इट इज़ एक्चुअली पनिशिंग द मिडिल क्लास पीपल। सेकेंड ऐसा मुद्दा है कि कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स और ये सब लाके कहीं ना कहीं जो मेन कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का उसको ओवरशैडो कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज़्यादा बजट लाने की जो एफिशिएंसी थी, जो नीड थी, वो कहीं ना कहीं नहीं थी। दूसरे मुद्दों को भी हम देख सकते थे, जैसे एजुकेशन का मुद्दा हो गया, हेल्थ केयर का मुद्दा हो गया। इतना बड़ा पैंडेमिक होने के बाद भी हेल्थ पे बहुत कम बजट दिया गया। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिस पे फोकस कर सकते थे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र ये सर को ही पता है कि सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाला स्टेट है, फिर भी कहीं ना कहीं जो बड़े योजना है वो महाराष्ट्र में नहीं आ पाया इस बजट में, तो वो एक छोटी। ओके सर, मैं आपसे प्रणव सर आपसे पूछना चाहूँगा, बीइंग अ सीए, आपको क्या लगता है इसमें जो टैक्सेशन स्लैब्स इन्होंने लाए, जस्ट थोड़ा सा इन्होंने माइन्यूट सी लोगों को ये दे दी है, बट जो एक सैलरीड पर्सन है जो दिन भर 9 to 5 जॉब करता है और अपना हार्ड अर्न मनी करता है, फिर उसको 30% टैक्स के स्लैब में डाल दिया जाता है कभी, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए? देखिए, ये जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है उसमें हम लोग देखे हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, ये पिछले साल कह रहे हैं हम लोग 24-25 असेसमेंट ईयर के बारे में बात करेंगे तो उसमें ये चल रहा था। तो व्हेन कंपेयरिंग
तो एक हायर इनकम लेवल के जितने लोग हैं उन लोगों को अगर हम न्यू टैक्स रेजिम में डालते हैं तो वी हैव गॉट मोर एग्जाम्पशन, बहुत ज़्यादा टैक्स में रिलीफ मिलता था, है ना। तो मेरे हिसाब से भी मुझे ऐसे लगता है कि न्यू टैक्स रेजिम इज़ गुड, कुछ टैक्स बच रहा है। साथ में हम लोगों को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है, सैलरी वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 कर दिया उन्होंने। Right. देन फैमिली पेंशन है, उसका भी उन्होंने 15,000 से 25,000 पे कर दिया है। तो दिस इज गिविंग रिलीफ टू मेनी पीपल। ओके एक ओवरऑल हम लोग एवरेज की बात करेंगे तो इट इज गुड, पर हर एक सेक्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो किसी न किसी को कम और किसी न किसी को तो ज़्यादा मिलेगा। दैट इज ओके। सर एक आपसे मेरे को सवाल पूछना है कि जैसे बिहार और झारखंड या तेलंगाना हो गया उस साइड के, उन लोगों को थोड़ा सा इस बजट में ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। देखिए सर, पहला मुद्दा तो ऐसा है कि उनको ज़्यादा दिया ये किसी भी स्टेट की कंप्लेंट है ही नहीं, क्योंकि उनको नीड है। यूपी हो गए, महाराष्ट्र हो गया, इनका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है, जो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उनसे ऊपर है बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में हो गया, यूपी में हो गया, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, वहाँ कहीं ना कहीं मोर डेवलपमेंट हो सकता था, जहाँ वहाँ पे नीड है एक्चुअली। हाँ, ओवरऑल नहीं होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का हाई होगा, बट कुछ कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे एक्चुअली नीड थी और वो नहीं दिया गया। जैसे नागपुर में नाग नदी के लिए हर साल 500 करोड़ 1000 करोड़ ये सब हर बार दिए जाते हैं, तो ठीक है, वो एक अच्छा रहा, पुणे में दिया, बट कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे दे सकते थे, वहाँ पे दिया, ये कंप्लेंट है ही नहीं। बट सर ये कंप्लेंट काफी लोगों की है कि महाराष्ट्र का तो नाम भी नहीं लिया गया बजट में। वही बोल रहा हूँ मैं कि फोकस कि महाराष्ट्र को क्या दिया और महाराष्ट्र को क्या नहीं दिया, कि बल्कि कि बिहार को क्या दिया, झारखंड को क्या दिया, वो उनको नीड है। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं देख रही है कि कहाँ स्टेट ज़्यादा नीड है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे स्टेट को एकदम ऐसा कुछ निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, मेरा ये बोल। प्रणव सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे एमएसएमई है या फिर गवर्नमेंट, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत रिगरसली इस मुद्रा योजना है या बाकी चीज़ों में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है उनको बहुत ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस वाले बजट में वो नज़र आ रहा है? यस, डेफिनेटली। हुआ ऐसा है, मुद्रा लोन जो है वो पहले उसमें स्लैब थे। एक तरुण करके जो स्कीम है उसमें 10 लाख की लिमिट बढ़ा के 20 लाख कर दी इन लोगों ने। तो इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड कि छोटे छोटे जो उद्योग है, एमएसएमईज जो है वो बढ़े। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि इन ये सारे जो छोटे छोटे बिजनेस है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द इकोनॉमी। जो ग्रोथ है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। तो ये सारी चीज़ें उनको दिए हैं। ऊपर से कुछ स्पेशल मेंशन अकाउंट्स है, एसएमए अकाउंट्स जो बोलते हैं, इन लोगों को भी उन्होंने कुछ सपोर्टिंग सिस्टम दिया हुआ है। बैंक्स के एनपीएस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपने पास में था। तो एनपीए क्यों हो रहे थे? क्योंकि इनको रोटेशन में, ऑपरेशन में तकलीफ हो रही थी। ऑपरेशन करने में अगर तकलीफ होगी तो फिर ऑफकोर्स उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो दैट इज व्हाई इट हैज़ बीन गिवन द सपोर्ट कि उन लोगों को जैसे ये जो एसएमए अकाउंट्स है और इन लोगों को एक छोटे छोटे स्कीम में उनको सब्सिडीज वगैरह ये सारी चीज़ें दी है। आई डू थिंक इट्स वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट कि जो एमएसएमईज है वो बढ़े। एमएसएमईज के साथ साथ में अपना एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जो हम लोग स्किल इंडिया की बात कर रहे थे, देन वर्क इंडिया, हाँ, वर्क इंडिया मूवमेंट है, तो ये सारी चीज़ों के लिए एमएसएमई इज कंट्रीब्यूटिंग टू हाई। तो हमने वो करना चाहिए था और इट्स वेरी नाइस इनिशिएटिव। ओके, नील सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आप क्या चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे बजट में लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाता है। हाँ। और कई सारे लूप होल्स हैं जहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती है। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के पूछना चाहूँगा, तो ये जो लूप होल्स है इसको किस तरीके से फिल कर सकते हैं और बजट में इसमें अपन क्या प्रावधान अपन ला सकते हैं? सर, बजट्स में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे, हमारे फील्ड में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कोर्ट है, वो कोर्ट में बराबर फंडिंग आज भी नहीं हो रही है। राइट। मेट्रो सिटीज में करना तो उस पे तो ऑब्वियस हो गए वो, क्योंकि वहाँ पे केसेस ही इतने, तो वहाँ पे तो फंडिंग हो ही रही है। बट फिर दूसरों का क्या? केसेस इतने पेंडिंग है, इसका सिर्फ हर बार ऐसा होता है कि सिर्फ लॉयर्स पे ही पूरा बोझ डाला जाता है कि वो केस करते हैं, वो तारीख पे तारीख देते हैं। सर, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। प्रणव सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक लास्ट सम अप करेंगे हम लोग, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए। कई सारे नागपुर में हम लोग देख रहे हैं, कई सारे स्टेट्स में हम लोग देख रहे हैं, जनता का आक्रोश उमड़ रहा है, जनता आंदोलन कर रही है, बजट के खिलाफ आंदोलन कर रही है। आपको क्या लगता है कि जनता को जल्दी शायद बजट समझ गया, फिर जनता अगेंस्ट में ही करना चाह रही है कुछ? सर देखिए, कभी भी आप देखोगे
कोई चेंजेस के बारे में हम लोग जब भी बात करेंगे तो व्हेनेवर एनीवन सेज कि आई प्रपोज, तो पहला रिएक्शन तो नो। तो चेंजेस के लिए जनरली इंटरेस्ट बहुत होता है। फार्मर्स लो हमने देखे थे, सभी चीजों में होता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है रियली बजट गुड है, लोगों ने कुछ समझना चाहिए, एक बार थोड़ा डिटेल स्टडी करें और अकॉर्डिंगली एक्शन ले तो बहुत अच्छा फ्रूटफुल एक्शन हम लोग ले सकते हैं। सो आई डू थिंक कि कम से कम यानी इमीडिएट रिएक्शन देने के बजाय it should have some time, they have should take some time to do that work। आप उसके ऊपर में स्टडी करो, सब कुछ करो और उसके बाद में उसके ऊपर में कुछ बोलो। मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो इंस्टेंट रिएक्शन है दैट इज नॉट गुड। सर आप कैसे देखते हैं इसको कि जहाँ पे कई जगह पे ये हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सर, एक तो सर का पॉइंट जो था कि हमने चीज़ें समझनी चाहिए, उसके बाद में उसको रिएक्ट करना चाहिए, वो तो बिल्कुल सही है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। बट सर इतने लोग अगर सामने आ रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीज़न होगा ही। हाँ, लोगों ने समझना चाहिए, बहुत लोगों ने समझा है, बहुत लोगों ने नहीं समझा है, कोई किसी के बोलने पे गया है, तो ऐसा तो चलेगा ही। बट हाँ, पर मेरी पर्सनली एक इच्छा रहेगी, गवर्नमेंट से एक वो रहेगी, डिमांड रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि लोगों का जो बोलना है लोकशाही में समझना चाहिए उनको, उनका बोलना क्या, उनके वांट क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे शुड रिएक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया नील सर और प्रणव सर, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।